प्रताप शिक्षा परिषद के ही संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों और विद्यार्थियों के स्वर्णिम विकास पर भी अपने विचार साझा किए हैं। उद्घाटन समारोह में शिक्षा परिषद के सदस्य, शिक्षक, विद्यार्थी और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और छात्रों द्वारा प्रस्तुत कला और विज्ञान प्रदर्शनी ने ही सभी का मन मोह लिया है और इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों और शिक्षाविदों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सभी ने मिलकर काम करने का भी संकल्प लिया है। स्वयं के विकास के लिए नहीं बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है, इस पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर यह समारोह हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज जब हम लोग उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने अपनी एक शानदार पारी खेली थी, ऐसे प्रोफेसर यूपी सिंह जी, जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने खोया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन सभी सदस्यों के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आज भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने हम सबके सामने जो एक विराट लक्ष्य रखा है, वह विराट लक्ष्य केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी सेवाएं क्या हैं, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब को भी हम समय समय पर मूल्यांकन कर सकें और इसके लिए एक आदर्श प्रत्येक छात्र छात्रा के सामने हमारे संस्थापकों ने महाराणा प्रताप के रूप में रखा। स्वदेश, स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या होता है। जब भी हम किसी संकट में होते हैं, कोई राष्ट्रीय चुनौती हम सबके सामने होती है, तो हमारे सामने इन महापुरुषों के चित्र और उनके शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर देश के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देश की सुरक्षा के प्रति देने वाले भारत माता के बहादुर जवान हो, यह सब पूरे देश के लिए एक नई प्रेरणा होती है। राष्ट्र अचानक नहीं बनता है,
याद करना, व्यक्ति हो या राष्ट्र, इन सब की अपनी एक पहचान होती है। हम सब अपनी पहचान को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं। कोई ना कोई हमारी अपनी पहचान होती है। ऐसे ही राष्ट्र के लिए भी होती है। उस राष्ट्र की पहचान, वहां की संस्कृति, वहां की परंपराएं, वहां के महापुरुष, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो राष्ट्र अपनी एकात्मता को खो देता है, अपनी पहचान को खो देता है। संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से बनती है जिन राष्ट्रीय मूल्यों को समय समय के अंदर अलग अलग युगांतरकारी घटनाओं ने एक संबल दिया, एक शक्ति दी, जिन्हें हम विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से आज भी पूरा भारत बिना भेदभाव के उन्हें आत्मसात करता है, उनके साथ जुड़ता है। उन पर्व और त्योहारों में अपने मतभेदों को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अभिव्यक्ति को हम सब प्रदर्शित करते हैं। और लंबे समय तक जब कोई भी व्यवस्था होती है न कुछ उसमें बुराइयां और रूढ़िगत भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, तो उसके परिमार्जन के लिए भी समय समय पर जो सुधार होते हैं, उन सुधारों का माध्यम कोई न कोई युग दृष्टा संत और कोई महापुरुष बनता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हो या देश के अंदर अलग अलग कोने में किसी न किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित वे संस्थाएं जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उस समय की आवश्यकता के अनुरूप और समाज की भावी आवश्यकता के अनुरूप माहौल देने के लिए अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद भी ऐसे ही महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा एक राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा का माध्यम बन सके, इसको ध्यान में रख करके 1932 में उन्होंने गोरखपुर में इस संस्थान की स्थापना की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 51-52 संस्थाएं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होकर के शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में वहां पर शिक्षण प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में विकसित होकर के राष्ट्र को समर्पित नागरिक देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह, साप्ताहिक संस्थापक समारोह के कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य भी होता है कि हम अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें, हम अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी तैयारियों का भी आत्मावलोकन कर सकें। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है और भावी भारत के निर्माण में हमारा क्या उत्तरदायित्व है, उन उत्तरदायित्वों को भी हम बखूबी समझ सकें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
कि ज्यादातर संस्थाएं अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने संस्थापकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए निरंतर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नयापन करने का प्रयास कर रहे हैं। नएपन की ही उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज जब हम यहां पर, आपने देखा होगा, समारोह के मुख्य अतिथि और मंचस्थ अन्य अतिथियों के द्वारा 2 विशिष्ट पत्रिकाओं का विमोचन का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ। महंत दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के द्वारा अपनी शोध पत्रिका दिग्विजयम का विमोचन का कार्यक्रम इस मंच पे संपन्न हुआ है। और महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज के द्वारा मिशन मजरिया एक मॉडल स्टडी है, गांव के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये अक्सर हम देखते हैं, एक विडंबना सी है। एक ओर शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी होती है और दूसरी तरफ निरक्षरता की एक लंबी खाई हमें दिखाई देती है। इन दोनों के बीच में योजक की भूमिका में कोई आ सकता है, और उस योजक की भूमिका में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज दिखाई दिया है, जिसने उस कॉलेज से जिन छात्रों के द्वारा शिक्षा संकाय से प्रशिक्षण लिया जा रहा है, उन छात्रों के माध्यम से, इस मॉडल स्टडी के माध्यम से उस गांव को 100% साक्षर बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में गोद लिया गया और फिर उन्होंने उसको मॉडल स्टडी के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। यह मॉडल स्टडी का माध्यम हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को बनना ही पड़ेगा। याद रखना, भारतीय संस्कृति में अयोग्य शब्द किसी भी मनुष्य के लिए नहीं कहा गया है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं हो सकता। अयोग्य अगर हम किसी को कहते हैं तो हम उसके मनुष्य होने की, यानी उसके मनुष्यता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हमारी संस्कृति तो कहती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। अयोग्य कोई व्यक्ति अगर है तो इसका मतलब कोई योजक नहीं है। हजारों संस्थाएं हैं, क्या ये संस्थाएं योजक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकती? और इसीलिए भारतीय संस्कृति इस बात को कहती है, यद भावम तद भवति, यानी भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही एक वीडियो साझा करते हुए नौसेना के वीर जवानों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में लिखा कि देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर भारतीय नौसेना अपने अदम्य साहस, शौर्य और निष्ठा के साथ राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा है कि नौसेना के ही जवान न केवल समुद्री सीमाओं के अडिग प्रहरी हैं, बल्कि मानवता की सेवा, आपदा प्रबंधन और वैश्विक शांति स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीएम योगी ने भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता, क्षमता और राष्ट्र हित के प्रति समर्पण पर गर्व व्यक्त करते हुए सभी नौसैनिकों और उनके परिवारों को भारतीय नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। अंत में उन्होंने लिखा है कि जय हिंद। हाथरस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान करना बेहद आवश्यक है और एसआईआर इसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन
साबित होगा। और डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया लागू होने से घुसपैठियों को चिन्हित करना आसान होगा और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत बनेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि मतदाता सूची में अपना नाम आवश्यक जुड़वाएं और नए मतदाता बनने के लिए एसआईआर फॉर्म जरूर भरना बेहद इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने इसके साथ ही जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहें और इसके साथ ही प्रशासन ने भी एसआईआर से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष काउंटर भी स्थापित किए हैं। निवास कर रहे हैं उनको मतदाता सूची से नाम निकालना है। फॉर्म 7 उनके लिए आज पता परिवर्तन के लिए है, स्थान परिवर्तन के लिए है। तो तीनों फॉर्मों को बड़ी संख्या में भरवा करके इसको अवश्य हम जमा करा दें, जिससे मतदाता सूची हमारी बेहतर पारदर्शिता पूर्ण बन सके। हम सब जानते हैं कि हम लोग जो वर्ष भर 5 वर्ष मेहनत करते हैं उसका अंतिम परिणाम हमें बूथ पर देखने को मिलता है। और बूथ हमारा अगर सशक्त नहीं होगा तो हमारी सारी ताकत, सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो अभी हमारी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत बूथ पर हम सबको लगाना है। मैं हाथरस जनपद के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से यही कहता हूं, अपने माननीय विधायकों से, माननीय सांसदों से, अपने पार्षदों से, अपने प्रधानों से, अपने जिला पंचायत के सदस्यों से, माननीय ब्लॉक प्रमुखगण से, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, सभी लोग इस मुहिम को सफल बनाने के लिए जुटे, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प है जिससे हम बेहतर मतदाता सूची का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि एक कामकाजी बैठक है, इसमें कोई राजनीतिक बात हम बाद में करेंगे, फिर आएंगे। हम सबको मिलजुल करके इस मतदाता सूची को निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण बना करके निर्वाचन की प्रक्रिया को मजबूती हमें देनी है। और हर स्थिति में हमको अपने एक एक मतदाता को जुड़वा करके ये सिद्ध करना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल पॉलिटिकल काम ही नहीं करता, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप भी काम नहीं होगा। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि एक एक व्यक्ति का करना प्रपत्र फॉर्म हम उनको जमा कराएं। सामान्यतः देखा गया है कि शहरों के आसपास जो गांव है वहां से लोग नगर में निवास करते हैं, तो नगर में ढेर सारे कार्यकर्ता दोनों तरफ अपना वोट रखवाते थे। तो हमारी आप सबकी कोशिश है जो जहां निवास कर रहा है उसका मत वही बने। मतलब यदि हाथरस शहर में लोग रह रहे हैं तो हाथरस शहर में ही उनका वोट बने। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को हमें वंचित नहीं होने देना है। घर घर जाकर के कुंडली घर टकाऊ अभियान के तहत हम जाकर के जो गणना प्रपत्र फॉर्म है जमा कर रहे हैं। ये भी प्रकाश में आया है कि एक इसमें यह है कि 2003 और 2002 की मतदाता सूची का भी विवरण मिलना है। कब सिरप सिंडिकेट मामले में ईडी की टीम ने वाराणसी में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। टीम ने मामले के सरगना शुभम जायसवाल के प्रहलाद घाट और सिगरा में मौजूद 2 घरों पर नोटिस चस्पा किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ईडी की टीम उनके घर भी पहुंची और नोटिस चस्पा किया। कब सिरप मामले में जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। निजी यूनिवर्सिटी द्वारा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाएं 204 केंद्रों पर ही आयोजित की जाएंगी, जिनमें से 85 केंद्र अलीगढ़ जिले में हैं। परीक्षा कंट्रोलर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया है कि परीक्षाएं नकल रहित कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और परीक्षा केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा। किसी भी अनुचित गतिविधि पाए जाने पर ही उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और भविष्य में उसे परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। हमारे चूंकि अलीगढ़ जनपद में 85 सेंटर हैं, टोटल मिलाकर के क्योंकि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हमारी कल से 4 दिसंबर से प्रारंभ है और टोटल हमने अलीगढ़, हाथरस और कासगंज, एटा मिलाकर के हमारे 204 सेंटर बने हुए हैं और इसमें पूर्ण रूप से पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है। सर्वप्रथम हमने जो केंद्र बनाने के नियम में जो शासनादेश है उनका पालन किया गया। शासनादेश के पालन के अगर पारदर्शी चीज कर सकते थे वो की। माननीय कुलपति महोदय द्वारा जो 4 जनपद हैं उनके सीनियर प्रोफेसर्स, एडिट कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स और परीक्षा नियंत्रक की उसमें एक कमेटी बनाई गई समन्वय के रूप में। उस कमेटी ने निर्णय लिया कि जो भी हमारे मानक थे परीक्षा समिति से 250 का ऐसे महाविद्यालय जिसमें छात्र छात्राओं की संख्या 250 है और महिलाओं की संख्या महिला कॉलेज में 100 है, उसके ऊपर के जितने भी कॉलेज सारे को मानक मानते हो सबको सेंटर बनाया जाए। महाविद्यालयों में परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। उन परीक्षाओं को देखते हुए महाविद्यालय के द्वारा कठोर नियम रखे गए हैं और उन नियमों में नकल विहीन परीक्षाएं रखने की बात कही गई है।
जिले में 85 सेंटर बनाए गए हैं और मंडल में 204 सेंटर बनाए गए हैं। तो महाविद्यालय के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर कहीं भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जांच कर टीम गठित करके उचित कार्रवाई यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाएगी। मैं शशि गुप्ता अपने सहयोगी अक्षय गुप्ता के साथ। श्रावस्ती के भिनगा में व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी महासम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया और उत्साह का माहौल रहा। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी और विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ है। आपको बता दें कि स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया है। व्यापारी की समस्या के लिए पहले व्यापारी को सरकार के पास जाना पड़ता था। आज सरकार स्वयं, भारत सरकार स्वयं आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत मैं स्वयं भारत सरकार के नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते और माननीय सदस्य मेरे साथ सुनील जी हम यहाँ पर आए हैं और अब जो व्यापारियों की समस्या है उसका निवारण और उसका जिस प्रकार से एक सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हर सोमवार को 3 से 4 बजे तक हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें देश का कोई भी छोटा से छोटा व्यापारी उस वीसी लिंक में जुड़ सकता है और अपने समाधान के साथ अपनी कोई भी बात है उसको सुझाव के साथ रख सकता है और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि अब व्यापारियों के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं है। कानपुर देहात की एआरटीओ सोमलता यादव पर सोशल मीडिया में आरोप फैलाए जाने के बाद उन्होंने स्पष्ट खंडन किया है। उन पर ओवरलोड ट्रकों, वसूली, दलाल से संबंध और आय से अधिक संपत्ति होने के आरोप लगाए गए थे। एआरटीओ ने कहा है कि उन्होंने ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की थी और नाराज माफियाओं ने उन्हें बदनाम करने के लिए झूठी खबरें फैलाई। जी, ये मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। ये एक भ्रामक खबर है जो कि शासन के निर्देशानुसार ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर जो मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है उस पर कार्रवाई न किए जाने के संबंध में दबाव बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार की खबरें प्रकाशित की। क्योंकि इस समय जो अभियान चल रहा है ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट वाहनों के विरुद्ध, तो जिन लोगों को इनसे लाभ मिल रहा होगा संभवतः वही लोग जो है इस प्रकार की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। तो मैम उस प्रार्थना पत्र में एक गंभीर आरोप ये भी लगाया गया कि आप पे अवैध संपत्ति भी है। ये पूर्णतः निराधार है। मेरी संपत्ति जो है शासन का जो मानव संपदा पोर्टल है उस पर पूरी तरीके से मैंने उसमें भेजा हुआ है। इसमें जो है नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो मैं करवाऊंगी। बस्ती जिले में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जब गन्ने से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस ने तुरंत ही राहत कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है और वहीं पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि प्रारंभिक जांच में ट्रक की अधिक गति और सड़क पर संतुलन बिगड़ने को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। ट्रक में भरा भारी वजन और तेज मोड़ की घटना में योगदान देने वाली प्रमुख कारण भी सामने आ रहे हैं। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी और घायलों की देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने लोगों से वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की भी अपील की है। सुल्तानपुर में एक मकान मालिक के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्यागीपुर निवासी शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि ठगों ने किराए पर लिया गया मकान और शेयर मार्केट का झांसा देकर 7 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। मकान मालिक भेटुआ में सरकारी अध्यापक है और पुलिस ने बिहार से ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लैपटॉप, नकदी और कई सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। एएसपी ने लोगों से साइबर ठगी से सतर्क रहने की भी चेतावनी दी है।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।